गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर हमारा फिर शुरू करने जा रहे हैं आज विधायिका, द लेजिस्लेटिव। विधायिका राज्यों में भी होती है और विधायिका केंद्र में भी होती है। तो आज हमें पहले पढ़ना है संसद के बारे में, केंद्र में विधायिका के बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं संसद के? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले चैप्टर में कि राष्ट्रपति के नाम से ही देश का शासन चलता है। आज हमें डिस्कस करना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। हमारी संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उससे प्रेरित होकर के ली गई है। तो इसमें पहले हमारा निम्न सदन इसे बोलते हैं लोकसभा को। कौन सा सदन है ये? निम्न सदन। और राज्यसभा को बोला जाता है ऊपरी सदन। दिस इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। 1954 में इनका नाम बदला गया था। 1954 के बाद जो निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसे लोकसभा कहा गया और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा गया। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अंडरस्टूड? लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता। और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों। ठीक है, तो पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकसभा जिसकी मैक्सिमम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा की मैक्सिमम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन अभी नहीं है। लोकसभा में फिलहाल हमारे 545 सदस्य हैं। 545 में से भी 543 सदस्य जो चुने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है, निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, और 2 सदस्य ऐसे हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। समझ गए? कितने हैं टोटल हमारे पास अभी सदस्य? 545। 543 तो हैं निर्वाचित और 2 सदस्य हैं मनोनीत। ये मनोनीत वाली प्रक्रिया अभी 2020 में खत्म हो गई है, अब नहीं है। अब 2020 में 104वां संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ है? 104वां। 104 संशोधन में जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको नॉमिनेट करता था राष्ट्रपति, अब वो नॉमिनेट नहीं होंगे। अब ये नहीं रहेंगे क्योंकि अभी एंग्लो इंडियन की संख्या ही हमारे देश में लगभग 295-96 है। तो उनमें से 2 लोगों को लोकसभा में ऐसे ही नॉमिनेट करके लाना मतलब सही जायज नहीं था। तो 2020 में 104वां संशोधन किया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो 2 एंग्लो इंडियन जो लोग हैं उनको आगे से नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। अभी तक किया जाता रहा है। अभी जो हमारी 70वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा अभी हमारी? 70वीं। 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। अभी हमारी 70वीं लोकसभा में है ये 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन जब 18वीं लोकसभा आएगी तो इनको मनोनीत नहीं किया जाएगा क्योंकि 104 संशोधन में ये प्रावधान कर दिया है। अंडरस्टूड? अब बात आती है जो 543 है, ये कैसे चुने जाते हैं? 543 में से हमारे स्टेट कितने हैं देश में? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्यों में से चुने जाते हैं 530 और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां से चुने जाते हैं 13। वैसे तो वहां से 20 बनते हैं, लेकिन अभी कितने चुने जाते हैं? 13, क्योंकि जो हमारे देश का नक्शा ना पाक अधिकृत कश्मीर है, कश्मीर का है, इधर की कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। जब कभी ये हमारे कब्जे में आ जाएगी तो 7 सदस्य यहाँ से चुने जाएंगे। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, कंफ्यूज करता है बच्चों को। कहीं 552 लिखा है, कहीं 550 लिखा है, कहीं 543 लिखा है। समझे? प्रारंभ में जो संख्या थी, पहला अंक था हमारा, पहला अंक चुनाव हुआ था 1952। अक्टूबर 51 से शुरू हो गया था और 13 मई 52 को
लोकसभा स्थापित हो गई थी, ठीक है। तो अप्रैल 1952 में खत्म हो गया था चुनाव, तो इसको हम प्रथम आम चुनाव को 1952 का नाम ही देते हैं। कब समाप्त हुआ प्रथम आम चुनाव? 1952 में। उस दौरान लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 489, क्योंकि जनसंख्या कम थी। फिर ये डिसाइड किया गया था कि जैसे जैसे 10 साल में जनगणना होगी उसके आधार पर हम इनकी सदस्य संख्या बढ़ाते रहेंगे। मैक्सिमम हम 552 तक पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर 1971 आते आते हमारी सदस्य संख्या होगी 545। यहाँ पर रोक दिया। यहाँ पर 1971 की जनगणना के आधार पर ही हम आज तक इन सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ गए यहाँ तक कितने सदस्य हैं अभी हमारे लोकसभा में? 545। 543 निर्वाचित है, 2 नॉमिनेटेड है, मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। किस कम्युनिटी के? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अंडरस्टूड? और 530 सदस्य स्टेट से, जो हमारे 28 स्टेट हैं, और 13 सदस्य यूनियन टेरिटरी से चुन करके जाते हैं, ठीक है। और इसमें से जो 7 हैं वो अभी कहीं भी नहीं चुने जाते। और 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति में भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो वहां भी 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया गया है। पहले तो 10 साल के लिए था ये आधार, लेकिन अब 10-10 साल के लिए बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान हैं? 47। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं। महिलाओं को यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अभी भी हमारे देश की जो लोकसभा है उसमें 10% से भी कम महिलाओं का योगदान रहा है, और इसके लिए मांग भी करी जा रही है कि लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। यहाँ तक समझ गए? लोकसभा में कितने सदस्य हैं, कौन सी जनगणना को आधार माना गया है? 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। तो आइए अब थोड़ा सा राज्यसभा, इसका कार्यकाल हो गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी इसे भंग कर सकता है। तो वैसे इसका कार्यकाल कितना है? 5 साल, ठीक है। अब आते हैं राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा, जिसे राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें ऊपरी सदन भी कहते हैं इसे। 1954 में ये नाम दिया गया था राज्यसभा। इससे पहले इसे कहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसकी मैक्सिमम संख्या होती है 550, हो सकती है, अभी नहीं। अभी राज्यसभा की संख्या है 545। 545 में से भी 229 राज्यों से, 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिसे साहित्य, कला, और इनमें ऐसे 4 भाग हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनमें से इनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। यहाँ पर 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। यहाँ पर राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है जिन्होंने साहित्य, कला में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो। खिलाड़ियों को भी इसमें मनोनीत किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को या मैरी कॉम को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया है, या फिर आपने देखा होगा कई फिल्मी हस्तियों को भी राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है।
ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। सारे लोग एक साथ नहीं छोड़ते, इसके 1/3 सदस्य 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। जैसे मान लो हरियाणा से यहाँ पर 5 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, तो सारे 5 के 5 एक बार नहीं चुने जाएंगे, एक बार चुने जाएंगे, एक बार चुने जाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में कई बार क्वेश्चन रहता है कि स्टार्टिंग में कैसे किया होगा। स्टार्टिंग में जैसे कि भाई 1/3 रिटायर, किनको रिटायर किया हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसके लिए जैसे मान लो कि 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होने हैं, 6 साल है ये, 1/3 यहाँ पे रिटायर होने, 1/3 यहाँ पे रिटायर होने, 1/3 यहाँ पे रिटायर होने। तो प्रारंभ में लॉटरी डालेंगे, पर्चियां डाल दी, जिनका भी नाम आया 1/3 में उनको, जैसे 1952 में बनी पहली राज्यसभा, तो 2 सालों में 54 में हो गए, तो 1954 में पर्चियां डालेंगी, लॉटरी निकालेंगी, जो जिनकी पर्ची आई उनको रिटायर कर दिया। ठीक है, फिर एक बार फिर से ये रिटायर हो गए, इनकी जगह नए आ गए, 54 में आ गए। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पर रिटायर करना था, यहाँ भी इनके 4 साल हुए, अब किसको करें? 1956 में बात आई, तो 1956 में बात आई तो यहाँ भी फिर दोनों में लॉटरी निकाली गई और जिसका भी नाम आया लॉटरी में उनको रिटायर कर दिया गया। 1956 में ये रिटायर हो गए और इनकी जगह 1956 में और आ गए। ठीक है, अब इनके तो 6 साल हो ही गए थे लास्ट वालों के, तो 1958 में तो ये फिर रिटायर हो गए, इनकी जगह नए आ गए। अगले 2 साल में फिर इनके 6 साल हो गए, ये रिटायर हो गए। इस तरह से प्रोसीजर अपनाया गया था राज्यसभा में रिटायरमेंट का। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि संसद के 2 सदनों की जरूरत क्यों है? काफी नहीं था क्या? 550 के करीब संख्या है इसमें, तो ये भी बहुत था। 2 सदनों की जरूरत क्यों पड़ी? 2 सदनों की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि कोई भी बिल जल्दबाजी में पास ना किया जा सके। मान लो मैंने कोई काम करना है और मैंने फटाफट कोई काम कर दिया, आगे उसकी कोई छानबीन नहीं है, तो वो तो हो जाएगा गलत हो या ठीक हो। अगर मुझे लगता है कि इसकी एक बार और इसकी रीचेकिंग होगी तो मैं भी ध्यान से करूंगी और रीचेक करने वाला भी ध्यान से करेगा। समझे? तो पहली बात तो ये है कि जल्दबाजी में पास किए गए कानूनों को ये रोकता है, क्योंकि दूसरे सदन के पास भी जाता है वो बिल, दूसरा सदन भी उसे करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करता है, उसके ऊपर का निर्णय देता है। सदन कितने हैं हमारे संसद के? 2। अंग कितने हैं? 3। संसद के सदन तो 2 हो गए, 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। अंग की बात होती है तो राष्ट्रपति भी इसका अंग है। तो पहली बात तो 2 सदन इसलिए बनाए ताकि जल्दबाजी में पास किए गए कानूनों को रोका जा सके। दूसरी बात क्यों बनाए 2 सदन? कि एक दल की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है ये। अगर एक दल कोई गलत निर्णय ले ले, निरंकुश बन जाए, तो दूसरा जो सदन है, एक सदन है, दल नहीं, एक सदन है, दूसरा जो सदन है वो उसके ऊपर रोक लगा सकता है। तीसरी बात, दूसरा सदन स्थायी है, इसके अनुभव से कानून निर्माण में फायदा मिलता है। ये तो लोकसभा तो 5 साल में भंग नहीं आ जाएगी, लेकिन राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, ये पूरी तरह कभी भी भंग नहीं होती और इसमें काफी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो आते हैं। तो इस तरह से इनका अनुभव भी, दूसरे सदन का अनुभव भी नीति निर्माण में काम आता है, इसलिए दूसरा सदन चाहिए। यही पढ़ रहे हैं ना हम कि दूसरा सदन हमें क्यों चाहिए। फिर विशेष हितों और अलग संकटों का प्रतिनिधित्व, कई बार अलग संकट, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा में जो चुनाव होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम,
जो सबसे आगे वही जीते, ये इसी प्रणाली से होता है ना, पढ़ रखा तुमने तो, जो सबसे आगे वही जीते के आधार पर होता है। तो इस तरह से लोकसभा में कई बार जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, इसलिए राज्यसभा में उन लोगों का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है और विशेष हितों और अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। लास्ट है संघात्मक राज्य के लिए अनिवार्य है। संघात्मक राज्य क्या होता है? जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई हों, जिसमें राज्यों को भी महत्व दिया जाए, तो उस तरह की शासन प्रणाली में 2 सदनों का होना अति अनिवार्य है। लेकिन हमारे देश में जो राज्य है 28, उनकी अपनी मर्जी है कि वो 2 सदन रखें या 1 सदन रखें। ठीक है, राज्यों को ये छूट दी गई है कि चाहे तो वो 2 सदन रख ले, चाहे तो वो 1 सदन रख ले। ज्यादातर राज्यों में एक ही सदन है, विधानसभा। जैसे हम हरियाणा में भी देखिए तो हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। केंद्र के जैसे 2 नाम है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में ये 2 नाम है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये राज्यों की मर्जी है कि वे 2 सदन रखें या वो 1 सदन रखें। हमारे देश में ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर 2 सदन है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में भी एक बार कराया था आपको, जिसको मैंने लिखा था जुमका, JUMKA। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, इन राज्यों में 2 सदन है। इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। जुमका DT, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, बिहार और तमिलनाडु, इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। बाकी और किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, 1 सदन है। समझ गए यहाँ तक? लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कार्यकाल क्या है, कौन चुनता है इन्हें? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और जो इसके सदस्य हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव प्रतिनिधित्व में करवाया गया है ना 2 प्रणाली, एक जो सबसे आगे वही जीते और दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जो राज्यसभा के सदस्य ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य जो सबसे आगे वही जीते के प्रोसीजर से चुने जाते हैं। अब आगे बात आती है कि संसद के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है संसद की। फर्स्ट ऑफ ऑल विधायी शक्तियां, कानून बनाने की शक्ति। जितने भी कानून बनते हैं सभी कानून संसद में पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जो तैयार किया जाता है प्रस्ताव वो मंत्रियों की देखरेख में नौकरशाही के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन कोई भी प्रस्ताव तब तक कानून नहीं बन जाता जब तक वह संसद में पास नहीं हो जाता। लोकसभा राज्यसभा में पास होकर जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, कानून नहीं बनता है। तो जितने भी कानून बनते हैं उन सब में संसद का बहुत ज्यादा महत्व है। संसद ही एक ऐसी संस्था है जो कानून निर्माण का कार्य करती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका, जैसे इससे पहले वाली 3 वीडियोस में मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में पढ़ाया है। कार्यपालिका जैसे मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इसे हम कहते हैं कार्यपालिका, और इसके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य भी संसद करती है, लोकसभा करती है। मुख्य तौर पर लोकसभा करती है, क्योंकि कोई भी मंत्री या कोई भी कार्यपालिका जब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है किसी एक मंत्री के खिलाफ भी, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अंडरस्टूड? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी क्लास में तुमने एक मॉनिटर बना दिया या 1-2 और उसके साथ मेंबर बना दिए,
अब एक बंदा की कार्रवाई तुम्हें पसंद नहीं है, या तो मॉनिटर उसका पहले ही निकाल दे अपनी उसे ग्रुप से, नहीं निकालेगा तो अविश्वास प्रस्ताव अगर सारे उसके खिलाफ हो गए तो फिर सारे क्या कहेंगे, तुम सारों को ही नहीं मानते, न हम तुम्हें मॉनिटर मानते, न तेरे ये जो और है उनको मानते, हो जाएगा ना विश्वास प्रस्ताव। कौन मानेगा फिर? मॉनिटर की नहीं मानेगा। यही बात है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है ये, अगर कार्यपालिका ठीक से कार्य कर रही है तो ठीक है, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को हटा भी सकती है। अंडरस्टूड? अगर राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना, राष्ट्रीय नीतियां जितने भी कानून बनते हैं उन सब का निर्धारण संसद में किया जाता है। जैसे आजकल आप किसान बिल के बारे में सुन रहे होंगे, लोकसभा में पास हो गया, किसान आंदोलन के बारे में नहीं सुन रहे आजकल टीवी रेडियो पे, तो वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया है, लेकिन लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विरोधी जो विपक्षी दल है उन्होंने भी लोकसभा में राज्यसभा में काफी उसका विरोध किया है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है वो मेजोरिटी में है, इसलिए वो पास हो गया। लेकिन ठीक है, तो इस तरह से जो नीतियां बनती हैं, चाहे वो देशी विदेशी मामलों के संबंध में हो, चाहे वो अपने आपसी कार्यों के बारे में हो, चाहे जनता की भलाई के लिए हो, कोई भी जो नीति बनती है, राष्ट्रीय महत्व की नीति बनती है, वो संसद में ही पास कराई जाती है। कोई भी नया कानून बनता है, जैसे नई शिक्षा नीति की बात चल रही है, तो उसकी भी चर्चा संसद में होती है। अंडरस्टूड? अब न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में भी इसमें अगर कोई इस तरह का निर्णय है या जज वगैरह की नियुक्ति है, उसमें भी मंत्री परिषद वगैरह अपने सलाह दे सकते हैं। ओके, तो संवैधानिक शक्तियां, संविधान को में अगर संशोधन करना है, चाहे वो छोटे लेवल पे संशोधन करना है, चाहे बड़े लेवल पे संशोधन करना है, तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी संसद के पास है। कोई भी संविधान में परिवर्तन संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। तो उसमें भी कुछ प्रावधान है आर्टिकल 368 में, कहीं कहीं पर संशोधन बहुत सिंपल मेजोरिटी से कर दिया जाता है कुछ आर्टिकल्स में, और कुछ आर्टिकल्स में संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। जैसे अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत चाहिएगा, अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद। जो भी सार्वजनिक मामले हैं, पब्लिक की मैटर है, उनके ऊपर संसद में बहस होती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, शुरू में एक प्रश्न काल होता है, उसमें कोई भी जो सदस्य है प्रश्न पूछ सकता है मंत्री से, मंत्री को उसका जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल होता है जिसमें हम पब्लिक हित के कोई भी मामला उठा सकते हैं, मंत्रीगण या कोई और भी उठा सकता है। तो इस तरह से सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद का कार्य भी संसद का है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं उसमें। तो निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति का निर्वाचन है या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है या लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन है, ये सारे कार्य संसद के हैं। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी संसद के पास है। संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है, जहाँ एक अंग है जहाँ पर सारे नीतियों का निर्माण होता है। अब हमने एक और टॉपिक पढ़ना है इसमें कि लोकसभा और राज्यसभा में आपसी संबंध कैसे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो लोकसभा ही कर सकती है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो राज्यसभा ही कर सकती है। हमारे देश में लोकसभा को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। पहली बात तो जैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात ही है, मंत्रियों को हटाने वाली बात आ जाती है, तो राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ लोकसभा ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है। तो साधारण विधेयकों के संबंध में अगर कोई साधारण बिल है, सिंपल बिल है, धन बिल नहीं है, पैसे से संबंधित कोई मैटर नहीं है, साधारण बिल है, जैसे कि किसान कृषि जो बिल अभी लाया गया, अध्यादेश लाया गया था, बाद में उसे पास करवाया गया है, या शिक्षा संबंधी जो बिल है, तो इस तरह के जो बिल है वो साधारण बिल कहलाते हैं। और उनके ऊपर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं। कोई भी साधारण बिल पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए, चाहे वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए। राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में करवाना है, लोकसभा में पास हो गया तो
राज्यसभा में पास करवाना है। तो साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों की शक्ति क्या है? बराबर। अंडरस्टूड? धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। धन विधेयक मनी बिल जिसे कहते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहां पेश किया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा में बाद में भेजा जाता है। राज्यसभा उसमें थोड़ा बहुत सुझाव दे सकती है और उसे चाहे तो सिर्फ 14 दिन के लिए रोक भी सकती है। कितना टाइम है? सिर्फ 14 दिन। तो लोकसभा, इसमें राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में 14 दिन रोक सकते हैं, सिर्फ यही शक्ति है, बाकी और कोई शक्ति नहीं है। 14 दिन में पास करे तो करे, ना करे तो मत करो। वो धन विधेयक लोकसभा में अगर पास हो जाता है तो पास माना जाएगा। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन। धन विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। कहां प्रस्तुत? सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, प्रारंभ इसका लोकसभा से किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए बाद में अगर लोकसभा में पास हो गया तो राष्ट्रपति भी मना नहीं करता, क्योंकि उससे तो पहले ही पूछ लिया गया है। ठीक है। अब है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। जैसे मैंने यहाँ बताई, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति लोकसभा पे। राज्यसभा में डिस्कशन तो हो जाता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम सही नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास होगा, तभी कार्यपालिका नियंत्रण में रहेगी। ठीक है, क्यों? कार्यपालिका के प्रति जवाब, कार्यपालिका विधान पालिका में लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। लोकसभा को जवाब देना पड़ता है इसमें कि क्या कार्य आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है। अब है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में भी वही आ जाते हैं इसके। फिर चुनाव के कार्य। चुनाव के कार्य जैसे वही राष्ट्रपति, हाँ इसमें न्यायिक कार्य, चुनाव के कार्य, संविधान में संशोधन और आपात की घोषणा। इन चारों पॉइंट में दोनों की शक्तियां बराबर है। ठीक है, चारों में अगर मान लो, न्यायिक कार्य में हम ये कह सकते हैं, अगर मान लो किसी को पद से हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, तो वो न्यायिक कार्य किसी भी सदन में चलाए जा सकते हैं। दोनों सदनों के पास बराबर की शक्तियां, वर्सेस पढ़ रहे हैं ना, लोकसभा राज्यसभा में हम संबंध पढ़ रहे हैं ना आपस में, किसकी शक्ति ज्यादा है, कहां पर किसकी शक्ति कम है। तो न्यायिक कार्य अगर किसी को पद से हटाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाना है, या उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना है, तो इस तरह की जो कार्रवाई है दोनों सदनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। बराबर की है इसमें। चुनाव के कार्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। संविधान में संशोधन का कार्य है, दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा करनी है, जैसे मैंने राष्ट्रपति की शक्ति में पढ़ाया है आपको कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत। तो उस स्थिति में भी जब आपात की घोषणा की मंजूरी, दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है आपात की घोषणा की स्थिति में। यहाँ पर आता राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के संबंध में आपने पहले पढ़ा है कि सभी विषयों को 3 सूचियों में डाला गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। पहले ये 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। संवर्ती सूची के विषय कुछ बढ़ गए, वो 47 से 52 हो गई। ठीक है, तो राज्य सूची के विषयों पर अगर कानून बनाना है, अगर देश हित में केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर राज्यसभा की शक्ति ज्यादा है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना है तो राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है। अंडरस्टूड? अब बात आती है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना।
अखिल भारतीय सेवाओं की अगर स्थापना करनी है, ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर आपने स्थापना करनी है, तो ये भी पहल कहाँ की जाती है? राज्यसभा में। तो यहाँ पर राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली इन दो मामलों में, बाकी कुछ मामलों में दोनों की शक्तियां बराबर हैं, और धन विधेयक के मामले में और कार्यपालिका पर नियंत्रण के मामले में लोकसभा की शक्तियां ज्यादा। आई होप आप समझ गए होंगे इनको अच्छे से। तो आज का काम है लोकसभा का गठन, कितने चुने जाते हैं, कितने कहाँ से लिए जाते हैं, क्या कार्यकाल है। राज्यसभा का गठन, वैसे मैंने आपको चुनाव वाले चैप्टर में राज्यसभा के गठन के बारे में बता चुकी हूँ, अगर दोबारा से कंसल्ट कर लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो स्थायी, कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 साल। 1/3 सदस्य 2 साल में प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। फिर ये दोनों सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यहाँ पर हमने पढ़ाएंगे कार्य, संसद के कार्य आ जाए, चाहे बेटा लोकसभा या राज्यसभा के अलग अलग कार्य आ जाए, वो संसद के ही कार्य हैं। अलग भी आता है तो भी आपने नहीं करना। अब लोकसभा और राज्यसभा में आपस में कैसे संबंध है, किसके पास कितनी शक्तियां हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे के टॉपिक में हमने पढ़ना है लोकसभा स्पीकर के बारे में और कुछ राज्य विधानसभाओं के बारे में, और बजट कैसे बनते हैं, बिल कैसे पास होता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। थैंक यू।